आज की इस गहन चर्चा में हम सीधे अपने विषय पर आते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो लोक सेवा अकादमी द्वारा जारी किए गए बिल्कुल नए और काफी महत्वपूर्ण नोट्स हैं। बिल्कुल, और ये नोट्स काफी डिटेल्ड है। हाँ, और इन नोट्स में बिहार के जो ताज़ा करंट अफेयर्स हैं और वहाँ के प्रशासनिक फैसले हैं, उनका एक बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा गया है। सही बात है। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन्हें बस राज्य की नीतियों को समझने का शौक है ना, उनके लिए आज का ये विश्लेषण काफी काम का होने वाला है। जी, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं है। एग्जैक्टली हमारा मकसद भी यहाँ सिर्फ इन खबरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि जो बिहार की शिक्षा है, रोजगार है, राजनीति है और जो बुनियादी ढांचा है, उसके पीछे की असल स्ट्रैटेजी को डिकोड करना है। जब मैंने इन नोट्स को पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये तो बस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रेगुलर अपडेट्स हैं, जो कि आमतौर पर लगता ही है। हाँ, लेकिन थोड़ा गहराई में जाने पर समझ आता है कि ये पूरी प्रशासनिक मशीनरी एक साथ कैसे काम कर रही है। बिल्कुल, और देखिए यही इन नोट्स की सबसे खास बात मुझे लगी। अक्सर हम क्या करते हैं कि खबरों को ना अलग अलग खानों में बांट कर देखते हैं। सही। जैसे कि ये शिक्षा की खबर हो गई, वो राजनीति की, और ये वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम उन्हें कनेक्ट नहीं करते। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूरे सिनेरियो पर नजर डालें तो ये सभी चीजें एक ही बड़े गियर के अलग अलग हिस्से नजर आती हैं। पॉइंट है। लोक सेवा अकेडमी के ये नोट्स असल में राज्य के उस ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां ह्यूमन रिसोर्सेज को अपग्रेड करने से लेकर जमीन पर टेक बेस्ड बदलाव किए जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि सुनने वालों को ये समझ आ सके कि नीतियां असल में जमीन पर उतरती कैसे हैं और उनका लॉन्ग टर्म असर क्या होता है। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले उस सेक्टर से शुरुआत करते हैं जो मेरे हिसाब से किसी भी राज्य की नींव होता है। शिक्षा व्यवस्था। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था। अब इन नोट्स में बिहार के शिक्षा मंत्री के एक हालिया बयान का बहुत प्रमुखता से जिक्र किया गया है। हम वो प्रमोशन वाले बयान की बात कर रहे हैं। हाँ, वही, जिसमें कहा गया है कि इस मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद ही शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी। और इसके साथ ही उनके वेतन से जुड़े कुछ अहम और पॉजिटिव फैसलों पर भी काम चल रहा है, जो कि काफी समय से पेंडिंग था। सही कहा। अब ऊपरी तौर पर देखने में ये एक बहुत ही सामान्य सा प्रशासनिक आदेश लगता है, लेकिन सोचिए लाखों शिक्षकों के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। बहुत बड़ा। तो मैं ये सोच रहा था कि इस प्रक्रिया को फाइनेंशियल ईयर के बाद ही शुरू करने के पीछे क्या गणित हो सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला है। इसे हमें सिर्फ एक प्रमोशन के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अच्छा। जब हम बात करते हैं कि प्रमोशन की प्रक्रिया फाइनेंशियल ईयर के बाद शुरू होगी, तो इसका सीधा कनेक्शन राज्य के बजट आवंटन से होता है। बजट प्लानिंग। हाँ, क्योंकि प्रमोशन का मतलब सिर्फ किसी का पदनाम या डेजिग्नेशन बदलना तो होता नहीं है। इसके साथ एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी जुड़ता है। जैसे बढ़ी हुई सैलरी और अरियर वगैरह। बिल्कुल, सैलरी बढ़ेगी, अलाउंसेस बढ़ेंगे, तो नए फाइनेंशियल ईयर में सरकार इन एक्स्ट्रा खर्चों के लिए बजट में पहले से प्रावधान कर सकती है, ताकि बाद में फंड्स की कमी ना हो। सही पकड़ा आपने, ताकि प्रक्रिया बीच में फंड्स की कमी के कारण अटके नहीं। और जहां तक शिक्षकों के मोराल की बात है ना, तो ये वर्षों से अटका हुआ एक ऐसा मुद्दा था जो सीधे तौर पर एजुकेशन की क्वालिटी को असर कर रहा था। वो कैसे है? सोचिए, एक शिक्षक जो एक ही पद पर पिछले 10-12 सालों से काम कर रहा है, उसके लिए करियर ग्रोथ का रुक जाना एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल रुकावट होती है। ये बात मुझे भी नोट्स पढ़ते वक्त स्ट्राइक की थी। ये सच में सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। जी नहीं। जब एक पूरी की पूरी वर्कफोर्स को ये लगता है कि उनके एक्सपीरियंस और उनकी सीनियरिटी का सम्मान हो रहा है, तो उसका सीधा असर उनकी क्लासरूम की एनर्जी पर पड़ता है। 100%, और मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। और अगर हम इसे प्रशासनिक हायरार्की के नजरिए से देखें, तो क्या सीनियर शिक्षकों के प्रमोट होने से जो नीचे के पदों पर जगह बनेगी, वो नए उम्मीदवारों के लिए रास्ते नहीं खुलेंगी? बिल्कुल खुलेंगी। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। चेन रिएक्शन। हाँ, जैसे जब आप टॉप या मिडिल टियर में लोगों को प्रमोट करते हैं, तो वहां से लोग ऊपर के पदों पर चले जाते हैं, जैसे हेडमास्टर या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। सही है। इससे होता यह है कि एंट्री लेवल पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वहां नए लोगों की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक क्लियर सिग्नल है कि आने वाले समय में नई भर्तियों का एक और बड़ा फेज देखने को मिल सकता है। ये बहुत अहम पॉइंट है। सिस्टम में जब तक ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं होगा ना, तब तक नीचे से नया टैलेंट आएगा कैसे? सही बात है।
इसलिए ये कदम न केवल मौजूदा शिक्षकों के लिए एक राहत है, बल्कि ये पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम को एक नई रफ्तार देने का काम करेगा। मतलब एक तरफ आप मौजूदा सिस्टम को मोटिवेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ नए टैलेंट के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। बिल्कुल, यही स्ट्रैटेजी है। तो चलिए, जब हम टैलेंट और नई भर्तियों की बात कर ही रहे हैं तो नोट्स में एक और बहुत ही सॉलिड अपडेट दिया गया है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ। जी, और ये सीधे हमारी न्याय व्यवस्था से जुड़ा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसे हम एपीओ कहते हैं, उसके पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये काफी बड़ा अपडेट है उन लोगों के लिए जो लॉ की फील्ड में है। और ये संख्या भी कोई छोटी मोटी नहीं है, लगभग 300 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने इसका पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस भी ऑफिशियली जारी कर दिया है। हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो लोग लॉ बैकग्राउंड से हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 300 का ये आंकड़ा कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? देखिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए तो ये किसी बहुत बड़े अवसर से कम नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इस कैडर में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ भर्तियां कम ही आती हैं। थोड़े थोड़े करके आते हैं पोस्ट। सही कहा। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ एक कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बाहर निकल कर देखें और राज्य की न्याय प्रणाली के नजरिए से सोचें, तो ये काफी क्रिटिकल इंटरवेंशन है। न्याय प्रणाली के नजरिए से वो कैसे? हम जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं ना, तो हमेशा जजेस की कमी या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर चर्चा करते हैं। हाँ, आमतौर पर यही दो चीजें हाईलाइट होती हैं। लेकिन अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की मजबूती पर काफी कम बात होती है। एपीओ वो अहम कड़ी है जो राज्य की तरफ से अदालत में मुकदमों की पैरवी करता है। अच्छा, यानी जो सरकारी वकील वाला रोल होता है। एक तरह से हाँ। अगर आपका प्रोसिक्यूशन वीक है या वहां अधिकारियों की भारी कमी है, तो सबसे बेहतरीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी अदालत में ज्यादा देर टिक नहीं पाती। और फिर वही तारीख पर तारीख मिलती रहती है। बिल्कुल, और मुकदमों के निपटारे में सालों लग जाते हैं। ये पॉइंट सच में दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ 300 सरकारी नौकरियां बांटने का मामला नहीं है। जी नहीं, ये काफी डीपर है। ये तो सीधे तौर पर राज्य के कन्विक्शन रेट और जो पेंडिंग केसेस हैं उनको टारगेट करने की एक मास्टर स्ट्रैटेजी लग रही है। सही पकड़ा आपने। जब अदालत में राज्य का पक्ष रखने वाले क्वालिफाइड और एडिक्वेट नंबर्स में अधिकारी होंगे तो जाहिर है उस पुराने सिस्टम में काफी हद तक सुधार आएगा। और बीपीएससी ने जिस तरह से इसका पैटर्न और सिलेबस ऑफिशियली क्लियर कर दिया है, वो दिखाता है कि ये प्रोसेस फास्ट ट्रैक मोड में चल रहा है। हाँ, डिले नहीं करना चाहते वो। जब प्रोसेस क्लियर होता है तो सीरियस कैंडिडेट्स को अपनी तैयारी स्ट्रीमलाइन करने का प्रॉपर मौका मिलता है। और एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से देखें तो 300 नए एपीओ जब सिस्टम में आएंगे तो लोअर जुडिशरी और सेशन कोर्ट्स की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। इसका तो सीधा असर राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की इमेज पर पड़ेगा फिर। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि क्विक जस्टिस यानी त्वरित न्याय ही अपराध नियंत्रण का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। सही बात है। और एक मजबूत कानून व्यवस्था किसी भी राज्य के आर्थिक विकास के लिए सबसे बेसिक शर्त होती है। बिना सेफ्टी के डेवलपमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब जब हमने प्रशासन और न्यायपालिका की बात कर ली है तो थोड़ा राज्य के राजनीतिक परिदृश्य की ओर चलते हैं। नोट्स में इसका बहुत ही क्लियर तरीके से जिक्र है। हाँ, चुनाव वाला हिस्सा। जी, लोक सेवा एकेडमी ने 16 मार्च 2026 की तारीख को अभी से एक बड़े पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर फ्लैग किया है। इस दिन बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। 5 सीटें एक बड़ा नंबर है। वही मैं सोच रहा था। चुनाव 2026 में है, लेकिन नोट्स बताते हैं कि राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी स्ट्रैटेजीज और कैंडिडेट्स के नामों पर मंथन शुरू कर दिया है। 2026 के लिए अभी से इतनी हलचल क्यों है? ये 5 सीटों का गणित इतना अहम क्यों हो जाता है किसी भी राज्य के लिए? इस हलचल को समझने के लिए ना हमें राज्यसभा के पूरे स्ट्रक्चर और अलायंस पॉलिटिक्स को ध्यान से देखना होगा। अच्छा, यहाँ हम किसी पार्टी विशेष का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि उस पूरी प्रोसेस को डिकोड कर रहे हैं जो इन चुनावों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। सही है, प्रोसेस पर ही फोकस करते हैं। तो 5 सीटें किसी भी राज्य के लिए सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। राज्यसभा में राज्य का रिप्रेजेंटेशन सीधे तौर पर यह तय करता है कि सेंटर की नीतियों में उस राज्य की आवाज कितनी पावर के साथ सुनी जाएगी। सेंट्रल लेवल पर इन्फ्लुएंस बढ़ता है। और क्योंकि राज्यसभा चुनाव में पब्लिक सीधे वोट नहीं करती, बल्कि विधानसभा के चुने हुए विधायक वोट करते हैं, इसलिए ये पूरा खेल नंबर्स और गठबंधन के इंटरनल कोऑर्डिनेशन का हो जाता है। सही कहा। विधानसभा में जिस पार्टी के पास जितने विधायक होते हैं
उसी अनुपात में ये सीटें बढ़ती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो सहयोगी दलों के बीच एक एक सीट को लेकर काफी रस्साकसी होती है। होती ही है, हर कोई अपना रिप्रेजेंटेशन चाहता है। एक सीट किसी सहयोगी को देना या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी की कैंडिडेट को अपर हाउस में भेजना, ये सब आगे आने वाली राजनीति का एक बड़ा नैरेटिव सेट कर देता है। और यही वजह है कि ग्राउंड लेवल पर स्ट्रैटेजीज अभी से बन रही हैं। जब आप 5 सीटों के इलेक्शन में जाते हैं तो आपको काफी चीजें देखनी होती हैं। जैसे क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, आपके विधायकों का ग्रुप यूनाइटेड रहे और आपके अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस भी सेटिस्फाई हो। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो एक रात में डिसाइड हो जाए। बिल्कुल नहीं। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स को राज्यसभा भेजा जाता है ना, उनका असर सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं रहता। वो स्टेट की पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहते हैं। हाँ, वो राज्य के भीतर अपने अपने रीजन्स और कम्युनिटीज में पार्टी के बेस को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। इसलिए ये चुनाव सिर्फ सेंटर के बैलेंस ऑफ पावर के लिए नहीं, बल्कि स्टेट के अंदर जमीन को साधे रखने के लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। तो एसेंशियली ये एक तरह का पॉलिटिकल चेस गेम है जहां हर मोहरा काफी सोच समझकर चला जाता है और वो भी काफी एडवांस में। बिल्कुल सही टर्म यूज किया आपने। खैर, पॉलिटिक्स के इस मैक्रो लेवल डिस्कशन से निकलकर अगर हम वापस जमीनी हकीकत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आएं, तो नोट्स में एक आंकड़ा है जो मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे शानदार हिस्सा लगा। वो सोलर लाइट्स वाला पॉइंट ना? हाँ बिल्कुल। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आई एक तरह की सौर क्रांति या सोलर रेवोल्यूशन। सोर्स के मुताबिक राज्य के ग्रामीण इलाकों में लगभग 9.66 लाख से ज्यादा सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं। मतलब लगभग 10 लाख लाइट है। सही कहा। अगर हम इसके लॉजिस्टिक्स और इसके स्केल की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो नहीं हो सकता। इसका स्केल दरअसल बहुत ही मैसिव है। 10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का मतलब है कि राज्य के एकदम रिमोट गांव और पंचायतों तक एक हाईली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया गया है। रिमोट एरियाज तक। अक्सर जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ सड़कों या स्कूल हॉस्पिटल तक रुक जाता है। लेकिन पब्लिक लाइटिंग एक ऐसा फैक्टर है जो एक साथ कई मोर्चों पर जमीन पर बदलाव लाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ग्रिड पर डिपेंड नहीं करती हैं। एग्जैक्टली, ये ऑफ ग्रिड होती है। यानी अगर गांव में पावर कट भी हो जाए तब भी वहां की सड़कें पूरी तरह रोशन रहेंगी। नोट्स में इसके मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट पर काफी जोर दिया गया है। मैं देख रहा था कि इसका सबसे पहला और डायरेक्ट असर तो ग्रामीण सुरक्षा पर पड़ता है। बहुत बड़ा असर पड़ता है सुरक्षा पर। जिन इलाकों में रात होते ही अंधेरा छा जाता था, वहां अब मूवमेंट काफी आसान हो गया होगा। और सबसे ज्यादा फायदा तो महिलाओं को होता होगा, या फिर उन्हें जिन्हें रात में किसी मेडिकल इमरजेंसी में निकलना पड़े। सुरक्षा बिल्कुल इसका सबसे प्राइमरी फायदा है। पर इसके अलावा अगर आप इसे एक रूरल इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो सोचिए, रोशनी का सीधा सा मतलब है कि गांव के चौराहे, वहां की छोटी दुकानें और लोकल मार्केट्स शाम ढलने के बाद भी एक्टिव रह सकते हैं। अच्छा, यानी बिजनेस आवर्स बढ़ गए। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना वहां के वेंडर्स को, वो लोकल बिजनेस बढ़ाने में बहुत मदद करता है। लोग रात में भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं, जिससे सोशल लाइफ भी काफी इंप्रूव होती है। और एनर्जी सेविंग वाला जो एंगल है वो भी तो है। वो तो है ही। जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो कोयले या किसी और सोर्स से बनती है, उस पर से इतना बड़ा लोड हटाना राज्य के रिसोर्सेज को काफी राहत दे रहा होगा। इन 10 लाख लाइटों का नॉर्मल बिजली बिल अगर सरकार को भरना पड़ता तो वो काफी बड़ा इकोनॉमिक बर्डन होता। बिल्कुल। और यहीं पर ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के एक बहुत बड़े टारगेट को हिट करता है। सोलर एनर्जी टोटली रिन्यूएबल और क्लीन होती है। ग्रीन एनर्जी। हाँ, इतनी बड़ी संख्या में ट्रेडिशनल बिजली को रिप्लेस करके सोलर यूज करने से जो कार्बन एमिशन कम हो रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा क्लाइमेट एक्शन है अपने आप में। सही बात है। आजकल पूरी दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बातें चल रही हैं। और ये प्रोजेक्ट इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे विलेज लेवल पर किए गए माइक्रो लेवल चेंजेस एक मैक्रो लेवल के ग्लोबल एनवायरनमेंट गोल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ गांव में उजाला नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक वर्किंग मॉडल बन गया है। ये सच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काफी मॉडर्न और सस्टेनेबल अप्रोच है। तो अगर हम अब आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटने की कोशिश करें, तो लोक सेवा अकेडमी के इन नोट्स ने हमें एक ऐसी पिक्चर दिखाई है जो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। काफी वाइड स्पेक्ट्रम कवर किया हमने आज। जैसे हमने देखा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन और सैलरी के इश्यूज थे, उन्हें सॉल्व करना सिर्फ एक रूटीन एडमिन का काम नहीं था,
बल्कि वो पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम को रिचार्ज करने का एक तरीका था। सही। और उसी तरह बीपीएससी ने जो 300 एपीओ भर्ती का प्रोसेस शुरू किया, वो न्यायपालिका को स्ट्रॉन्ग करने और पेंडिंग केसेस को फास्ट ट्रैक करने का एक बहुत बड़ा स्टेप है। और राज्यसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी हमें बताती है कि पॉलिसी मेकिंग के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और कोलिशन मैथ का ठीक होना कितना जरूरी है। और एंड में जो ये 10 लाख सोलर लाइटों वाला प्रोजेक्ट था, उसने ये साबित किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अब सिर्फ ईंट और पत्थर का स्ट्रक्चर नहीं रह गया, बल्कि अब वो स्मार्ट और इको फ्रेंडली हो गया है। हाँ, जो रूरल लाइफ को डायरेक्टली सेफ और आसान बना रहा है। इन सभी पॉइंट्स में अगर आप देखें तो एक कॉमन थ्रेड है क्या? कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट प्रोसेसेस कभी भी अकेले या आइसोलेशन में काम नहीं करते। कनेक्टेड होते। जब शिक्षा, न्याय, राजनीति और इंफ्रास्ट्रक्चर के पहिए एक साथ एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं ना, तभी किसी राज्य की ग्रोथ सच में मोमेंटम पकड़ती है। इन नोट्स का मेन टेकअवे यही है कि बदलाव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हर एक छोटा डिसीजन राज्य की बड़ी तस्वीर में अपना एक कलर ऐड करता है। काफी शानदार तरीके से आपने इन सारे डॉट्स को कनेक्ट किया है आज। ये तो क्लियर हो गया है कि करंट अफेयर्स को बस रटने के बजाय उसके पीछे का ये प्रशासनिक लॉजिक समझना काफी ज्यादा यूजफुल होता है, खासकर उनके लिए जो कल को इस सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हैं। एग्जैक्टली। खैर, वक्त हो चला है, तो आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले एक काफी इंटरेस्टिंग सा विचार छोड़कर जा रहे हैं जो इन्हीं बातों के बीच से निकलता है। सुनने वालों के लिए एक सवाल। हाँ, जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब एक तरफ 10 लाख सोलर लाइटें गांव के अंधेरे को दूर करके वहां इकोनॉमी और सेफ्टी का एक नया माहौल बना रही हैं जी, और दूसरी तरफ एपीओ और शिक्षकों की भर्ती के जरिए सिस्टम में नई एनर्जी आ रही है, तो क्या ये सब मिलकर आने वाले समय में गांव और शहर के बीच की उस ऐतिहासिक दूरी को, उस डीप डिवाइड को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? काफी बड़ा सवाल है ये। क्या हम वाकई एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां रूरल और अर्बन डेवलपमेंट की स्पीड में कोई खास फर्क नहीं बचेगा? इस पर तो डेफिनेटली विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये आंकड़े और नीतियां आगे चलकर यही तय करेंगी। इस पर सोचिएगा जरूर। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक और नए और इंटरेस्टिंग विषय के साथ मिलेंगे।